सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 29 चैप्टर नंबर 29 सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसका मतलब ही ये होता है कि हम किसी चीज का प्रबंधन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं इसे। तो पहली चीज ये है कि कुछ भी हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अगर जाएं तो शुरुआत से अंत तक, चाहे आप रिक्वायरमेंट ले, चाहे आप कोडिंग कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, प्लानिंग से लेकर मेंटेनेंस तक, ये पूरा चक्र घूम जाइए। इस पूरे एसडीएलसी में आपको चेंज मिलेंगे ही मिलेंगे, परिवर्तन आएंगे ही आएंगे। अब अगर आप चाहे ना चाहे, पूरे लाइफ साइकिल में चेंज होने वाले हैं। अब इन चेंजों को या इन्हें कहें परिवर्तनों को आपको मैनेज करना है। कैसे होगा ये? उसी के लिए सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आया है। अभी हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सीएमएस जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स है, बाकायदा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ऑफलाइन सब अवेलेबल है, उससे ये काम होता है। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एससीएम, ये वो काम है जिससे हम ट्रैक करते हैं और कंट्रोल करते हैं, यानी आप जानते हैं और नियंत्रण करते हैं चेंजेस को, किसमें? सॉफ्टवेयर में। और ये जो है एससीएम, ये किस में आता है? एक बड़ा सेट ले लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक संस्थान में ये होता है, और उसका एक पार्ट है। जब हम सॉफ्टवेयर में ये करते हैं या सॉफ्टवेयर फील्ड में से कहते हैं तो इसे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। एससीएम में मेन प्रैक्टिसेस जो आती है वो है जो रिवीजन कंट्रोल और बेसलाइन बनाना। अब ये बेसलाइन क्या है आगे जाके मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मेन चीज़ है इसमें आप वर्जन देखते हैं। सॉफ्टवेयर वर्जन अगर आप देखें, कोई आपका पॉपुलर सॉफ्टवेयर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे वीएलसी हो गया, अब ये 1.1 आया, फिर 1.1.1 आया, फिर 2.1 आ गया, ऐसे होता है ना। तो ये वर्जन कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें या तो आप चेंज कर रहे होते हैं, या कोई बग ठीक कर रहे होते हैं, या यूजर की रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी आप कुछ करेंगे तो आप यूजर को क्या देने वाले हैं, या फिर समाज को क्या देने वाले हैं, और अंदर वाली जो टीम है उसको कैसे पता चलेगा? इस सब के लिए सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो एससीएम है, ये पूरा एक तरीका है, सिस्टमैटिक तरीका। जैसे अगर आपकी अलमारी है और अलमारी में आपने बहुत सलीके से रख रखा है अपने कपड़े, यहाँ पर अपनी बेल्ट, यहाँ पर अपने जूते, तो ये जो अच्छी तरीके से जमा रखा है ना आपने, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के वर्क प्रोडक्ट, चाहे वो आपकी एसआरएस बन रही हो यहाँ पे, चाहे आपके डिज़ाइन में आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बन रहा हो, चाहे टेस्ट प्लान बन रहे हो, जो भी चीज़ें बन रही हो, उनको सिस्टमेटिकली व्यवस्थित तौर पे इनका नियंत्रण करना, उनको रखना, और फिर इनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको ट्रैक और कंट्रोल करना। चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपके कोड हो, सोर्स कोड हो, और जितनी भी उससे रिलेटेड एंटिटीज़ हैं, पूरे एसडीएलसी में इसको करने को ही हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपका ये ऑफिस है, आप अपाचे का एसवीएन यानी कि जो रिपोजिटरी होती है वो रख लीजिए, और यहाँ पर आपका टॉर्टोइस क्लाइंट डाल दीजिए और इससे कनेक्ट कर दीजिए। जितने भी लोग कर रहे होंगे वो आराम से ये वाला आराम से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में आप ये देखिए कि कोई भी एसडीएलसी का जो भी लाइफ साइकिल का जो पार्ट है, या कहें जो फेज है, जैसे मैं कहूँ कि हम प्लानिंग और स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, तो इस पे क्या आउटपुट आएगा? आपका एसआरएस आउटपुट आने वाला है ना, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एनालिसिस और डिज़ाइन कर रहे हैं, यहाँ क्या आएगा? डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो हर एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस या फेज में जो आउटपुट आते हैं या जानकारियाँ आती हैं, उनको हम 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 मेन कैटेगरी क्या है? मतलब ये आपका आउटपुट आ रहा है। मेन कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी तो आपकी हो गई जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं, सोर्स कोड कह लीजिए, प्रोग्राम्स कह लीजिए। इसमें सोर्स लेवल पे भी हो सकता है EXE फॉर्म में हो, यानी इसकी एग्जीक्यूटिबल बना दी हो आपने .exe या .bat, ये एक हो गया। दूसरा जो कैटेगराइजेशन है वो ये है कि वो सारे वर्क प्रोडक्ट जो इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं, ओके।
हो सकता है कि ये आप यूज़र के लिए बना रहे हो, जैसे यूज़र गाइड हो गया, इंस्टॉलेशन गाइड हो गया, कंपाइलेशन गाइड हो गया, वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा आपका डेटा या फिर कंटेंट, डेटा या कंटेंट कहें इसको, ये जो होगा या तो इस प्रोग्राम के अंदर ही होगा। अगर आप सोर्स कोड लिखते हैं, बहुत अच्छे जो सोर्स कोडर या फिर जो प्रोग्रामर होते हैं वो अपने इस तरीके से प्रोग्राम में ही बहुत सारे कमेंट लिख देते हैं या कहें कि जानकारियां लिख देते हैं। या हो सकता है कि एक इसका डॉक्यूमेंट बन जाए बाकायदा इसके बारे में बताने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए, तो इसे हम डेटा या कंटेंट कहते हैं। तो जो आइटम या ये कहें आप बस ये समझ लीजिए कि सारी जानकारियां जो मैंने आपको बताई, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस लाइफ साइकिल के फेज से निकलती हैं, इन सब का प्रबंधन, इन सब का अच्छी तरीके से नियंत्रण, उसी को हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, राइट। जो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस के लाइफ साइकिल से जो भी एक पार्ट निकलेगा, अब यहां पर है, अब हो सकता है कि ये आपने एक इटरेशन चलाया, अब अगली बार फिर से ये इटरेशन चलेगा, तो कौन सा वर्जन यहां पर आने वाला है, कौन सा वर्जन यहां आने वाला है, कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, कौन सा किसको ओवरराइड कर रहा है, कहां पे क्या चेंज हुआ, ये सब कौन बताएगा? एससीएम बताएगा आपको। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में जैसे ही आप इंसेप्शन होता है, यानी कि जैसी प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, तो आपके पास एससीआई, जैसे आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम बढ़ता है, तो बहुत सारे एससीआईज या कहें कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के आइटम, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में जो चीज़ों की आपको का नियंत्रण करना है, प्रबंधन करना है या फिर उनका प्रोग्रेस देखना है, वो सब क्या होंगे, उनको हम कह रहे हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम। अब ये जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम है वो क्या है? वो केवल जानकारी है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो कंटेंट है, वो वर्क प्रोडक्ट है। तो वो छोटे से छोटा हो सकता है कि यूएमएल डायग्राम होगा, ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि पूरा का पूरा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हो, ये भी हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर हम जो बेसिकली जो आइटम रखने वाले हैं ना, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जिन जिन आइटम्स का प्रबंधन करेगा, मैनेज करेगा, वो सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, उसको हम एससीआई कहते हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक एससीआई दूसरे एससीआई को पैदा कर रही है, जैसे मान लीजिए एक यूएमएल डायग्राम दूसरे यूएमएल को क्रिएट कर रहा है, या इसके लिए इसका इनपुट है 1 2 3, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन क्या होगा, कौन सा ले, ये ले, ये ले, या ये सही था, ये कंफ्यूजन जो होता है ना, इसी को मैनेज करने के लिए एससीएम होता है। ओके, अब इसमें यह हो सकता है कि यूएमएल 2 से यूएमएल 3 का से क्यों गया, क्योंकि आपने यहां पर कुछ चेंज किया, और चेंज कभी भी कहीं भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसी का मैनेजमेंट एससीएम करता है। एक एससीएम का एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं ताकि आपको पता रहे कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो क्या रहा है या होता कैसे। अब देखिए, होता यह है कि एक सिनेरियो समझिए आप, इसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो इस पूरे सॉफ्टवेयर ग्रुप का इंचार्ज है, मेन आदमी है। एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, वो क्या है, वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के जितने भी प्रोसीजर होंगे, पॉलिसीज होंगी, मतलब जो भी आपने अंडरलाइन उस कंपनी के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हमें करना है, ये इनके नियंत्रण में रहेगा। ये आपके डेवलपर हैं जो डेवलप करेंगे, या ये कहें कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने में इनका काम होगा, और कस्टमर जो इसको यूज़ करेंगे, है ना। तो इस सिनेरियो में आप समझ लीजिए कि मान लीजिए बहुत कम आपका लाइन ऑफ कोड है, 15,000 है, और इसको 6 लोगों ने डेवलप किया। अब इस सिनेरियो में समझ लीजिए कि 6 लोग डेवलप कर रहे हैं, एक आदमी अलग काम कर रहा है, एक आदमी अलग काम कर रहा है। हो सकता है ये एक मॉड्यूल 1 पे काम कर रहा हो सकता है ये भी मॉड्यूल 1 पे ही काम कर रहा हो। अब जब इसको हमको कमिट करना होगा, जो मैं आपको बताऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर ही होता है, वो उसमें आप कमिट करेंगे तो फिर ये चीज़ जाके वो सीएमएस में फिट हो जाएगी। अब इसको आपको हटाना है, इस चेंज को हटाना है, क्योंकि तब जब तक चेंज नहीं आएगा, जब तक इसका रिव्यू ना हो, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो एससीएम सिनेरियो में आप देख रहे हैं। वैसे कौन सा कब करना है, कब यूज़र को क्या देना है, यूज़र को क्या मिल रहा है, अपडेटेड मिल रहा है, पुराना मिल रहा है, ये सब व्यवस्था यहाँ पे एससीएम में होती है। जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है उसके कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या क्या है, उससे पहले मैं आपको बताऊं
कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, या ये कहें कि सॉफ्टवेयर के प्रबंधन, या जो भी आइटम उसमें आ रहे हैं या चेंजेस हो रहे हैं उसके प्रबंधन के लिए सुसन डार्ट जो है, इन्होंने कहा कि 4 एलिमेंट किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप बनाएंगे तो 4 चीज़ें इसमें होनी चाहिए। पहली है कंपोनेंट एलिमेंट्स, दूसरा है प्रोसेस एलिमेंट्स, तीसरा है कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स, और चौथा है ह्यूमन एलिमेंट्स। तो आप देखिएगा कि इसमें हर चीज़ में टूल्स आए या प्रोसीजर या टास्क आए, देख रहे हैं? तो आप टूल्स, प्रोसीजर, टास्क, यानी या तो ये फंक्शन है या फिर ये टूल्स है। टूल्स मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर हो गया, कोई एग्जीक्यूटरी हो गया। जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो वो टूल है। जैसे LDRA यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, टूल है वो। फंक्शन क्या करना है, उसको क्या क्या काम करना है वो आप डिफाइन कर रहे हैं कि ये भाई स्टैटिक एनालिसिस करेगा, डायनेमिक एनालिसिस करेगा। तो यहाँ पर 4 चीज़ें जो इन्होंने बताई वो है कंपोनेंट एलिमेंट। ये क्या है कि कंपोनेंट एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने एक सोर्स कोड वर्जन 1 बनाया, मुझे इसको SCM में डालना है, तो SCM में क्या होना चाहिए? डेटाबेस होना चाहिए, है ना, ताकि हम इसको डाल सकें, निकाल सकें, डिलीट भी कर सकें और कोई और भी इसको एक्सेस कर सके। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए इसके लिए। प्रोसेस एलिमेंट्स क्या है? प्रोसेस एलिमेंट्स ये है वो सारे आपके फंक्शन, जैसे मैंने आपको कमिट बताया या फिर डिलीट बताया, रिमूव बताया, वो सारे जो फंक्शन है वो सारे इसमें होने चाहिए, ताकि आप इसके साथ प्रोसेस एलिमेंट्स मतलब क्या क्या प्रोसीजर, टास्क चाहिए आपको इन मैनेजमेंट के लिए जो करना होगा। और उसके बाद है कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स। अब कंस्ट्रक्शन एलिमेंट के लिए क्या है कि अब आपका करेक्ट वर्जन कौन सा है, क्या करेक्ट वर्जन ये है, ये पहले वाला था, इसको कौन एस्टैब्लिश करेगा? तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स चाहिए जो वाकई में वैलिडेट कर सके। और सबसे बड़ी बात, ह्यूमन एलिमेंट तो चाहिए। वो लोग जो इस टूल को यूज करने वाले हैं, वो लोग जो इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके इससे एक्सेसिंग करने वाले हैं। एक यहां पर एक चित्र थोड़ा सा बता दूं आपको, फिर आगे एक दो चित्र और डिस्कस करता हूं। देखिए, होता यह है कि कभी कभी रिक्वायरमेंट में चेंज हो जाते हैं, कभी कभी टीम में परिवर्तन हो जाता है, आप चले गए मैं आ गया, कभी कभी सरकार की पॉलिसी में परिवर्तन हो जाता है, कभी कभी प्रोजेक्ट के शेड्यूल में चेंज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोड में भी इफेक्ट करेगी, प्रोजेक्ट का प्लान चेंज होता है, बाकी डॉक्यूमेंट चेंज होते हैं, टेस्ट चेंज होता है, डेटा चेंज होता है। इन सबको करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मैंने बताया, बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, टेक्निकल हो सकती है, चेंज इन यूज़र रिक्वायरमेंट, उन सब में ये सारे चीज़ें चेंज होगी और उसके लिए आपको एक CMS चाहिए। प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, डेटा, तमाम चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर में होती है। और इतने बड़े, अगर बड़ा आपका संस्थान है, उसमें इसको करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ज़रा सा इधर आप देखिए, आप कोई एक फ़ाइल बनाते हैं, है ना, और जैसे ही आप फाइल कोई दूसरी इसमें डालना चाहते हैं, वो कहता है इसको कॉपी रिप्लेस करूं, तो आप इस फाइल का नाम ओल्ड कर देते हैं। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? कई बार किया होगा, रीनेम किया होगा आपने। तो ये जब मल्टीपल टाइम्स होते हैं और बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, तब ये काम चलेगा नहीं। इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। बेसलाइन का मतलब क्या है कि जब आप दौड़ते हैं 100 मीटर की दौड़, तो आप किसी लाइन से दौड़ते हैं, यहां तक 100 मीटर तक पहुंचते हैं ना, तो ये आपकी बेस लाइन होती है। यहां पर भी यही बात है। IEEE 610/12/1990 इन्होंने बताया बेसलाइन क्या होता है। वो स्पेसिफिकेशन या डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, या वो प्रोडक्ट जिसका प्रॉपर रिव्यू हुआ है, यानी जिसकी समीक्षा हुई है, सब लोग इस पे एग्री कर रहे हैं, और अब ये जो है बेसिस बनेगा आगे के डेवलपमेंट के लिए। और अगर इसमें आपको चेंज करना हो तो आपको एक प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा जो फॉर्मल प्रोसीजर है, यानी आपको लोगों को बैठाना पड़ेगा, लोगों के साइन चाहिए, मेन कुछ इसमें अधिकारी होंगे जिनके साइन चाहिए, डिस्कशन चाहिए। तो वो जो प्रोडक्ट या स्पेसिफिकेशन है उसी को हम बेसलाइन कहते हैं, राइट। एक बेसलाइन आप एक माइलस्टोन भी समझ सकते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में चल रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक माइलस्टोन है, अब ये बेसलाइन बन गई, ये माइलस्टोन है, ये बेसलाइन बन गई। इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपका SRS हो गया या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हो गया, और इसका अप्रूवल
केवल तब हो सकता है, या ये बेसलाइन तभी बन सकते हैं, या इन बेसलाइन में परिवर्तन तभी हो सकता है जब एक बाकायदा जो लेड डाउन प्रोसीजर है उसके द्वारा इसकी तकनीकी समीक्षा हो। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये SCIs जो आपके SCIs हैं उनको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, उसके लिए क्या हमको फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ चाहिए होंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जिस तरीके से ये स्टोर हो रहा है, और बेसलाइन मैंने आपको बताया कि क्या होंगे, स्पेसिफिकेशन होगा, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगा, सोर्स कोड होगा, टेस्ट प्लान्स होंगे, ऑपरेशनल सिस्टम होगा, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो तभी होगी। देखिए खुलता तब है ये जो एंट्री है इसकी और एग्जिट है, ये तभी हो पाएगी जो डेटाबेस में हम रख रहे हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक डेटाबेस सिस्टम है बेसिकली, है ना। उसके अंदर ये तभी जाएगा जब इसका एक प्रोसेस होगा, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ के थ्रू जाएगा, और तभी निकलेगा जब इसका कंट्रोल हो सके, और तभी यहाँ पर ये इस प्रोसेस के थ्रू ही बेसलाइन हम बना सकते हैं। तभी तो यहाँ से तब कब निकलेगा ये तभी निकल पाएगा जब दिस इज फॉलोड बाय अ फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। यहाँ पर भी बताने की कोशिश की है कि कैसे हम ये बेसलाइन बनाते हैं और इस बेसलाइन से कैसे हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसलाइंस में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है, टेस्ट स्पेसिफिकेशन है, लेकिन इनके अंदर भी डेटा डिज़ाइन, इसके अंदर भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, मॉड्यूल डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, कई बार इंटरफेस डिज़ाइन भी चेंज होगा, तब आपको उसी तरीके से जाना पड़ेगा। तो ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के ऑब्जेक्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन रिपोजिटरी। अब रिपोजिटरी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आप SVN कर लीजिए, या सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो गिटहब है। गिटहब पे जो भी सॉफ्टवेयर बनाता है वो अपना वहाँ डाल देता है, फिर अलग अलग लोग उसमें डालते रहते हैं, वर्जन कंट्रोल होता रहता है। तो गिटहब से अच्छा एग्जाम्पल नहीं है आपके ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को समझने के लिए। अब आप देखिए जो SCM की रिपोजिटरी है वो क्या है, वो ये है कि चेंज को मैनेज करना है, परिवर्तन को मैनेज करना है। कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर टीम कर रही है, और इसमें आपका डेटा स्ट्रक्चर है और मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म क्या है? फंक्शंस है। आप रोल बैक करेंगे, कमिट करेंगे, ये सब चीज़ें आप उसमें करते हैं। रिपोजिटरी का मतलब ये है कि जहाँ पर आपका सामान रखा हुआ है, बस ये समझ लीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। तो रिपोजिटरी बहुत सारे आपके फंक्शन करती है। डेटा इंटीग्रिटी, अब डेटाबेस सिस्टम है, डेटाबेस सिस्टम की चीज़ें आ जाएगी। डेटा इंटीग्रिटी होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सके, टूल का इंटीग्रेशन, डेटा का इंटीग्रेशन, मेथोडोलॉजी इन्फोर्समेंट, डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए कि आपको एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंबाइन करना है, तो आपकी रिपोजिटरी बन जाएगी। तो यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंटेंट है, वो क्या हो सकता है? आपके प्रोजेक्ट एस्टिमेट हो गए, शेड्यूल हो गया। अब SCM की रिक्वायरमेंट क्या है? जो चेंज रिक्वेस्ट, चेंज रिपोर्ट्स, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंटेंट में ही आ रही है। यहाँ ले जाता हूँ आपको, वेरिफिकेशन वैलिडेशन में क्या होगा, टेस्ट केसेस, टेस्ट स्क्रिप्ट। तो अगर आप कोई चीज़ इसमें डालना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो पहले आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में जाना पड़ेगा, फिर आपको टेस्ट केस में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर सारे मैकेनिज्म, सारे डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर आपका बाकायदा एक चेक होगा कि कौन सी चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं, कौन को नहीं कर सकते हो। आप डालोगे तो वो कहाँ पर जाएगा, किस जगह पे जाके वो अपडेट होगा, उसको क्या नंबर देना है, उसको क्या वर्जन देना है, वैलिडेशन उसका क्या होगा। तो SCM के कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली चीज़ तो है वर्जनिंग। वर्जनिंग का मतलब ये है कि जो नंबर है, अभी आपने मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाया, उसको रिलीज कर दिया, अब एक और प्रोडक्ट बनाया, मतलब प्रोडक्ट क्या है, इसका इंक्रीमेंट बनाया, इसको रिलीज कर दिया, तो ये और ये दोनों ही मेंटेन रहने चाहिए। आपको पता है ये 1.1 है, ये 2.1 है ना। तो यूजर पिछले वर्जन पे जा सके और जो जो परिवर्तन किए हैं उनको समझ सके, डेवलपर इसका जो प्रोडक्ट रिलीज है उसका आराम से मैनेजमेंट कर सके। तो वर्जनिंग मतलब यही है। डिपेंडेंसी ट्रैकिंग एंड चेंज मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, कई चीज़ें आपस में बहुत रिलेटेड होती हैं। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए, आप देखेंगे कि एक ही मान लीजिए आपके टेस्ट में ही या फिर क्या वेरिफिकेशन वैलिडेशन में ही तमाम टेस्ट केसेस होंगे, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के होंगे, एक्सेप्टेंस टेस्ट होंगे, तमाम चीज़ें होंगी, उसको ट्रैक करना, चेंज मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग। अब जो रिक्वायरमेंट आपने बना दी है, आप जो जो आगे कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कोडिंग कर रहे हैं, इस रिक्वायरमेंट से कहीं ना कहीं तो रिलेट होना चाहिए। तो ये डिज़ाइन का पार्ट इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये कोडिंग का पार्ट इस डिज़ाइन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है,
उसको रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग यहाँ पर आपके एससीएम का फीचर है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसमें क्या है कि आपके अलग अलग माइलस्टोन बन रहे हैं, आप अलग अलग रिलीज कर रहे हैं, तो वर्जन मैनेजमेंट जो आपको वर्जनिंग मैंने आपको बताया वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये सब आपस में रिलेटेड भी तो है, इनकी डिपेंडेंसी को भी चेक करना और उसको मेंटेन करना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। ऑडिट ट्रेल्स, मतलब किसने ये बनाया, कब बनाया, क्या क्या चेंज किए, ये किसने बनाया, कब बनाया, किसने चेंज कब कब चेंज किए, ये सारा ऑडिट ट्रायल्स में आता है। तो एससीएम प्रोसेस, अगर कोई भी एससीएम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के प्रोसेस की बात की जाए तो कुछ सवाल हैं जो एससीएम को देने होंगे, या इस एससीएम का बनाने का जो संवर्धन है, बेस है, वो यही है। पहली चीज, कैसे सॉफ्टवेयर टीम ये पता करेगी कि कौन सा एलिमेंट क्या है, आइडेंटिफाई द डिस्क्रीट एलिमेंट, सबको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। दूसरी चीज, जो अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, क्योंकि हर वर्जन का कुछ डॉक्यूमेंट भी होगा, तो ये कैसे मैनेज होगा। अगला, कैसे जो चेंजेस आएंगे वो सॉफ्टवेयर में, जो कस्टमर को आपने दे दिया, कस्टमर ने चेंज किया है, फिर आपने चेंज किया, फिर उसके बाद एक नया रिलीज दिया, तो ये चेंजेस कैसे मैनेज हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे इसे कंट्रोल कर रहा है, और किसने किया, कब किया, क्यों किया, किसने ऑथराइज किया, वो सारी जानकारी भी इसमें होगी। और कि क्या ये जो चेंजेस हुए ये प्रॉपरली हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये भी एससीएम का काम है, ये भी एससीएम प्रोसेस में आएगा। और ये इसमें एक और चीज आती है, ये हम कैसे बताएंगे कि ये जो चेंज है वो कब हुआ, किसने किया, और जब किया तो इसका अप्रूवल किसने लिया, ये तो मैंने आपको बता दिया। व्हाट मैकेनिज्म इज यूज्ड, कौन सा तरीका अपनाया है इस चेंज को करने के लिए, डायरेक्ट कर दिया आपने या कोई फॉर्मल रिव्यू हुआ, और जब रिव्यू किया तो क्या उस चेंज को वाकई में आपने तब्दील करके इसका एक वर्जन दिया, उस वर्जन को किसने पास किया। तो एससीएम की कुछ लेयर्स हैं, जो जैसे मैंने कहा ना, यूएमएल से लेकर आपके सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट तक एक एससीआई हो सकता है। इस एससीआई में अगर आप देखेंगे तो पहले इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर इसका चेंज कंट्रोल होगा, फिर वर्जन कंट्रोल होगा, फिर इसकी ऑडिटिंग होगी, कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग, फिर इसकी रिपोर्टिंग होगी, और ये सारे काम सॉफ्टवेयर में चलता है, आपको बस आइडिया होना चाहिए। वर्जन कंट्रोल, अब इंक्रीमेंटल टाइप मॉडल या प्रोटोटाइप या एजाइल, जितने भी अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल हैं, इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग वर्जन मतलब ये होता है कि संस्करण, यानी आज जैसे आपने पहली बार सॉफ्टवेयर रिलीज किया तो मान लीजिए इसको आपने दे दिया 1.1, फिर इसको दोबारा जो इसका नया अपग्रेड दिया उसका कर दिया 1.2, अब ये कहां तक जाएगा, जब मेजर चेंज करेंगे तो इसको 2 कर देंगे 2.1। अब ये अलग अलग संस्करण या अलग अलग वर्जन, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पे नियंत्रण कैसे करेंगे। तो वर्जन कंट्रोल में हमारे पास वो प्रोसीजर, वो तकनीकें या वो टूल्स हैं, टूल्स मतलब उपकरण, ताकि हम अलग अलग वर्जन जिसके कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स के, अब मैं इसको केवल सॉफ्टवेयर नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल इसको ऐप नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं सारे कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस आपने यूज किया, जब भी आप आगे चले तो जो जो वर्क प्रोडक्ट, जो मेजर वर्क प्रोडक्ट बने, उनका वर्जन है ये। क्योंकि अगर आप यूजर मैनुअल बनाएंगे उसका भी वर्जन होगा 1.1, 1.1.1 ऐसे करके, और इसका वर्जन हो सकता है आपके सोर्स कोड के वर्जन से अलग हो, जबकि ये दोनों साथ ही हो, ये भी हो सकता है। तो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम या जो वर्जन या नंबरिंग को कंट्रोल करेगा, कौन सा अभी है, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा पहले था, इसमें 4 कैपेबिलिटी होती है, 4 मेन चीजें होती हैं। पहली चीज तो होगी कि डेटाबेस, जिसके अंदर आप ये रखेंगे, तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट मैंने बताए, चाहे वो आपका एक छोटे से यूएमएल डायग्राम से लेकर बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर डिजाइन हो सकता है, तो वो रिपोजिटरी में रखा जाएगा। इसके अलावा वर्जन का मैनेजमेंट, अब आपको वर्जन का मैनेजमेंट ऐसे बताऊं कि ये इस तरीके से मैनेज होता है कि भाई ये वर्जन यहां पर है, अगला वर्जन यहां है, अगला वर्जन यहां है, तो ये इंटरनली मैनेज होता है, ओके, ताकि कोई भी डिफरेंस हो, जैसे ये सीएमएस का काम है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम का काम है कि उसे पता है 1.1 और 1.2, इसमें 1.2 लेटेस्ट है, 1.1 पुराना है।
वेक फैसिलिटी। अब अगर आपको एक नया बिल्ड बनाना है या ये कहें कि नया डिलीवरी सॉफ्टवेयर बनाना है या नया डिलीवरेबल बनाना है, तो आपको ये सीएमएस क्या करेगा, जो लेटेस्ट यूजर मैनुअल होगी, लेटेस्ट डिलीवरेबल होगा, जैसे आपका कोड हो गया या लेटेस्ट आपका यूजर मैनुअल के साथ कंपैरिजन गाइड हो सकती है, इंस्टॉलेशन गाइड हो सकती है, तो लेटेस्ट जो यूजर को देना वो सबको कंबाइन करेगा और ये मेक फैसिलिटी वही काम करेगी कि कोई एक वर्जन बना के ये वो तैयार कर देगा। इसके अलावा एक बग ट्रैकिंग भी है इसमें कि इस पर्टिकुलर यूजर मैनुअल में ये चीज चेंज नहीं हुई है या इस कोड में या इस मॉड्यूल में ये सारे बग्स हैं, उसकी रिपोर्टिंग है ये, और उसकी ट्रैकिंग होती है कि इस बग्स 5 बग्स थे, 4 ठीक कर लिए गए, एक बाकी है अभी भी, तो ये एक बाकी इसके साथ लिंक्ड रहेगा जब तक वो ठीक नहीं होगा। तो एक तो बग्स या प्रॉब्लम को ट्रैक करना, रिकॉर्ड करना और ये देखना कि कौन कौन से आउटस्टैंडिंग इश्यूज, कौन कौन सी प्रॉब्लम बच गई है। हर एक, ये केवल एक के लिए नहीं कह रहा हूं, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी आपके जो SCIs है, जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स है, उनके बारे में बात कर रहा हूं। यहां थोड़ा आपको बताता हूं, जैसे आपका सोर्स कोड है, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, क्योंकि यहां पर आपका एक नंबर होगा, वो रिवीजन कंट्रोल करेगा और इसके अंदर कुछ फाइल्स होंगी। तो यहां आप देखिए, जैसे ये SVN है, सब वर्जन जिसे कहते हैं, SVN में आपको बता रहा था पहले भी, ये गिट है, GIT, और ये काम इनका यही है कि यहां पर आपकी रिपोजिटरी है, आप अपना यहां पर अपडेट करते हैं, सारे के सारे लोग जो है वो यहां पे जाके अपडेट करते हैं। तो एक तो कमिट होता है, एक चेकआउट होता है, अपडेट भी होता है, जैसे हम डेटाबेस में करते हैं उसी तरीके के नाम रखे गए हैं। इस रिपोजिटरी को जो कंटेंट है उसको आप क्लोन कर सकते हैं और जो चेंज करेंगे फिर वहां पर आप उसको पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, अपडेट को कमिट कर सकते हैं, जैसे यहां किया। चेंज कंट्रोल, अब सारा जो SCM आया है, SCM का मतलब ही ये है कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन, लोग, काम बढ़ता है तो चेंजेस होंगे और उस चेंज को कैसे पता चलेगा कि आज क्या चेंज किया, कल क्या चेंज किया। उसके लिए मेन चीज जो SCM है वो है चेंज कंट्रोल, परिवर्तन का नियंत्रण। तो आज के समय में इन्होंने, जेम्स बैक साहब ने कहा चेंज कंट्रोल के बारे में, उन्होंने कहा कि चेंज या परिवर्तन को नियंत्रण करना, नियंत्रित करना ये बहुत जरूरी है, बहुत वाइटल है। लेकिन ये भी देखना है कि एक छोटा सा चेंज जो है वो पूरे सॉफ्टवेयर को बिगाड़ देगा, और एक यही छोटा सा चेंज एक सॉफ्टवेयर को का जो प्रॉब्लम, बहुत बड़ी फेलियर आने वाली है, उसको ठीक भी कर देगा, है ना। तो ये चेंज कंट्रोल जरा प्रॉपर होना चाहिए। अब आप देखिए, फ्लो डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं कि चेंज कंट्रोल होते कैसे हैं। इसका पूरा एक तरीका है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पे। अब मान लीजिए कोई परिवर्तन है, ये परिवर्तन कौन देखेगा? या तो हो सकता है इन हाउस सॉफ्टवेयर टीम देखे, बड़ा मुश्किल है इसको देखना, लेकिन जो यूजर को जब देते हैं तो यूजर बताता है मुझे ये परिवर्तन चाहिए इसमें। तो चेंज रिक्वेस्ट कहां से आ रही है? यूजर की तरफ से। अब डेवलपर इसको देखता है कि ये जो चेंज है, जो वो परिवर्तन मांग रहा है, यूजर मॉडिफिकेशन मांग रहा है, उसको डेवलपर इवैल्यूएट करता है और वो एक रिपोर्ट जनरेट करेगा, एक रिपोर्ट क्रिएट करेगा कि देखिए साहब ये चेंज है, ये मांगा गया है। अब जो चेंज कंट्रोल एक अथॉरिटी है, क्योंकि डेवलपर तो डेवलपर है, उसके ऊपर प्रोग्राम लीडर होगा, प्रोग्राम मैनेजर होगा, वो डिसाइड करेगा कि इस चेंज का क्या करना है। अगर आउटराइट इन्होंने कहा कि चेंज नहीं करना है तो ये खत्म हो जाएगा, यूजर को बता दिया जाएगा साहब सॉरी, ये जो चेंज आपने कहा ये नहीं हो पाएगा, अपने कारण दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर ये चेंज होना है तो अब आपके, जैसे ये है, जैसे पहला चेंज किसी ने कहा चेंज 1, फिर चेंज 2, चेंज 3, ये एक क्यू में लग जाएगा और ECO जनरेट होगी, यानी कि हर एक चेंज का ECO, इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर, क्या है ये? इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर, ये जनरेट होगा हर एक चेंज के लिए, क्यू में आ गया। अब इनको, अब लोगों को अब बकायदा इसके लिए असाइन किया जाएगा कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद इसमें एक एक करके उठा के इसमें चेंज किया जाएगा। जो जैसे C1 में चेंज हुआ या C2 जो भी उठाया गया, पहले C1 के बाद ही C2 आएगा, उसके बाद इसको ऑडिट किया जाएगा। जो चेंज हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया, जो चेंज यहां कहा गया था, उसको ऑडिट किया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी,
और ये देखा जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन आइटम चेंज हुआ है प्रॉपरली उस तरीके से जैसे माना गया। उसके बाद एक बेसलाइन क्रिएट हो जाएगी कि ठीक है, बड़ा मेजर चेंज हो चुका है, अब इसकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग का मतलब अब यहां पर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग एक्टिविटी यहां पर चलेगी। उसके बाद ये जो चेंजेस हैं वो नए वर्जन में डाले जाएंगे, इसको रिवीजन कहते हैं। नेक्स्ट रिलीज में ये परिवर्तन, ये चेंजेस डाले जाएंगे। उसके बाद नया वर्जन इस चेंजेस के साथ बनाया जाएगा। उसके बाद सारे जितने भी आइटम हैं जो इसके साथ, क्योंकि चेंज हो सकता है कोड में हो, चेंज हो सकता है डॉक्यूमेंट में हो, चेंज अलग अलग डिलीवरेबल्स में हो सकता है, तो अब सारे चेंजेस जो होंगे वो कॉन्फ़िगरेशन आइटम, क्योंकि ये देखा जाएगा कि भाई ये जो चेंजेस सब जगह किया गया है कि नहीं किया गया है। जब ये चेंज हो जाएगा, इसका ऑडिट हो जाएगा, तो ये नया वर्जन में सबको डाल के एक नया वर्जन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट, देखिए होता यह है कि जैसे आपकी कंपनी है, उसने कुछ पैसा खर्च किया। अब ऑडिटर या ऑडिट टीम आती है, वो देखती है कि ये जो पैसा सही खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं गलत खर्चा तो नहीं हो गया, किसी ने पैसा चुरा तो नहीं लिया, कोई मार तो नहीं लिया, गलत जगह तो नहीं भेज दिया। तो ऑडिट ये होता है, चेक और वेरीफाई करने का तरीका होता है। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में भी ऑडिटिंग होती है। और जैसे हम क्या करते हैं कि 20 रुपए यहां गए, 30 रुपए यहां गए, इसकी अकाउंटिंग रखते हैं, वैसे ही यहां पर स्टेटस की अकाउंट रखते हैं हम लोग, किसमें, SCM में, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में। तो ये ऑडिट और किसका होगा, सभी का होगा। जो SCIs है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, जो चेंजेस आए हैं उनका ऑडिट होगा, जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है उनका ऑडिट होगा। और स्टेटस अकाउंटिंग, इनके क्या क्या स्टेटस है, ECOs में बता रहा हूं मैं आपको, जो चेंज मैंने कहा था, इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर्स, और उसको रिपोर्ट भी करना है, लोगों को बताना भी है कि ये चेंज हो गए हैं। तो होता यह है इसमें कि एक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट, ये एक तरीके से टेक्निकल रिव्यू या कहें कि जो तकनीकी समीक्षा है जो पूरे प्रोजेक्ट में चल रही है, उसको ये मदद करता है, राइट। और ये मदद करता है किसके लिए, जो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट आपने तैयार किए हैं या फिर आइडेंटिफाई किए हैं, वो इस रिव्यू में, टेक्निकल रिव्यू में शायद आप ना देख पा रहे हो, या जिसके बारे में बात नहीं हो रही हो टेक्निकल रिव्यू में, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। तो ये जो SCM ऑडिट होता है, वो क्या करता है कि वो चंद सवाल पूछता है जिससे और चीजें क्लियर होती है। ऑडिटिंग का मतलब ही ये है, सवाल पूछना। हाँ भाई, ये पैसा खर्च क्यों किया, इतना क्यों किया, ये कहां जाना था, इसका मुझे जरा बिल दिखाओ, ये सब होता है इसमें। तो क्या ये जो ECO मतलब इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर, क्या चेंज जो ECO में था वो चेंज कर दिया गया है, इसके अलावा और भी कोई मॉडिफिकेशन किए गए हैं, क्या टेक्निकल रिव्यू जो आपने चेंज की है उसकी करेक्टनेस के लिए किया गया था, क्या वो पूरे जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस हैं वो फॉलो किए गए, स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए, इन सबको करने के लिए यहां पूछा जाता है। इसके अलावा क्या SCI में जो भी आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम है उसमें चेंज आपने हाईलाइट कर दिए हैं, और अगर किए हैं तो कौन सा डेट है, कौन ऑथर है, और क्या जो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट है उसमें और उसके साथ लिंक्ड जो भी है उसमें चेंज क्या कहते हैं, प्रोपोगेट हुआ है। क्या आपने SCM प्रोसीजर पूरे फॉलो किए हैं कि हर चीज चेंज को लिखना है, रिकॉर्ड करना है और लोगों को बताना भी है, क्या प्रॉपर फॉलो किए गए हैं। और जैसे मैंने बताया कि क्या जितने भी रिलेटेड SCIs हैं इसके साथ वो अपडेट कर दिए गए हैं। तो जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट है उसमें यही होता है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट फॉर वेब इंजीनियरिंग। अब वेब इंजीनियरिंग मतलब यह है कि वेबसाइट, वेब ऐप के बारे में बात कर रहा हूं मैं, वेब ऐप के बारे में। इसमें आप मोबाइल ऐप भी जोड़ लीजिए क्योंकि वो भी उसी तरीके की चीजें इसमें होती है। तो अब यह है कि एक नॉर्मल कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर और एक वेब ऐप में बहुत अंतर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंटेंट होता है। अब आप देखेंगे किसी वेबसाइट में, यहां आप देखेंगे आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, आपको ग्राफिक्स मिल जाएगी, एप्लेट्स होंगे, स्क्रिप्ट्स होगा, ऑडियो वीडियो तक होगा, फॉर्म्स होंगे जैसे फीडबैक फॉर्म वगैरह होते हैं, एक्टिव पेज एलिमेंट होंगे, कुछ डेटा स्ट्रीम हो रहा होगा, हो सकता है कोई ऐसी वेबसाइट जो क्रिकेट या फुटबॉल दिखा रही हो। ऐसे तमाम तरह के कंटेंट होते हैं एक वेबसाइट पे या एक वेब ऐप पे या एक मोबाइल ऐप पे। तो अब इतने सारे कंटेंट को, है ना, एक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट में तब्दील करना, बेसिकली तो हर चीज को हम SCI या
कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट में ही तो बताते हैं कि ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट है और आप इसको हम कंट्रोल करेंगे। तो मेन चीज इसमें यही है कि कंटेंट को कैसे हैंडल करना है। लोग अब होता यह है कि ये जो वेब ऐप है, जैसे हमने कहा था वेब ऐप में कौन सा तरीका हम अपनाते हैं, नॉर्मली हम इंक्रीमेंटल तरीका अपनाते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस का। इसी इंक्रीमेंटल जो तरीका है उसमें एक आदमी दूसरा आदमी हो सकता है कि ये एक कंटेंट को दोनों ही चेंज कर रहे हो, और अक्सर ये आप देखेंगे होता रहता है, दोनों एक साथ चेंज कर रहे हैं। तो यहां तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बहुत जरूरी होगी। अब जैसे ही आपने एक वेबसाइट या वेब ऐप बनाया, अब वो स्केल होगी, स्केल मतलब वो बढ़ेगी। जब फेसबुक आया तो कितने यूजर थे, आज कितने यूजर हैं, आप खुद सोच सकते हैं। तो धीरे धीरे यूट्यूब जब आया था कितने यूजर थे, आज कितने यूजर्स हैं, तो वो बढ़ता है। अब अगर इसमें अगर थोड़े से भी आप चेंज करेंगे तो वो कितना बड़ा इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो इसी तरीके से ये जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो अगर कोई चेंज करना है आपको, उसी हिसाब से इसको मैनेज करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट उसी स्केल में, उसी कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ाना पड़ेगा, स्केलेबल करना पड़ेगा। इसके अलावा तमाम सवाल है कि कौन ये वेब ऐप किसका है, कौन इसको ओन करता है। इसके अलावा कौन ये जो वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, कौन इसकी एक्यूरेसी को पढ़ता है, पकड़ता है, ठीक करता है, या कौन उसको वेरीफाई करता है। इसके अलावा क्या जो क्वालिटी कंट्रोल है वो किया जा रहा है, क्योंकि आपने जो भी पब्लिश किया वो तो पूरे वर्ल्ड के सामने आ गया ना। इसके अलावा इन परिवर्तन को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और पैसा कौन देगा, ये मेन चीज है इसमें। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया, एसवीएन भी दिखाया मैंने आपको, अभी गिटहब भी है, ऐसी टॉर्टोइस के थ्रू आप आराम से लोकल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आती है। सीएमएस एक ऐसा सिस्टम है जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का ही काम करता है। तो जब आप वेब इंजीनियरिंग के बारे में या वेब ऐप के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर आपका होगा एक कलेक्शन सिस्टम, एक होगा मैनेजमेंट सिस्टम, एक होगा पब्लिशिंग सिस्टम। पहले मैं आपको कलेक्शन सिस्टम के बारे में बताता हूं। जो कलेक्शन सिस्टम है उसमें वो सारे काम होते हैं ताकि कंटेंट को बनाया जा सके या क्रिएट किया जा सके, और वो सारे टेक्निकल फंक्शन जो इस कंटेंट के साथ काम करेंगे, ताकि इस कंटेंट को, कंटेंट समझ गए ना आप क्या क्या है इसमें, जो भी डायनामिक वेब और स्टैटिक चीजें हैं आपके वेबसाइट पे, वेब ऐप पे या मोबाइल ऐप पे, उसे हम कंटेंट कहते हैं। तो कंटेंट को आप कन्वर्ट कर सके, ताकि क्योंकि अब आपको वेब ऐप पे दिखाना है, तो कैसे करेंगे आप, इसको HTML में होगा, या फिर अगर डेटाबेस के से रिलेट करें तो आपका XML में होगा। ये तरीका होना चाहिए। और इसके बाद किस तरीके से आप इसको क्लाइंट साइड में दिखाएंगे, ये कलेक्शन सब सिस्टम इसे कहते हैं। मैनेजमेंट सब सिस्टम में क्या होगा, ये रिपोजिटरी आएगी, आप कहां रखेंगे इसको। तो कंटेंट डेटाबेस देख रहे हैं आप, ठीक है, सारे कंटेंट आप कहां रखेंगे, मेन चीज ये है इसमें। अब डेटाबेस की कैपेबिलिटी क्या है, यानी अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि मुझे सारे के सारे ऑडियो दिखा दो, सारे वीडियो दिखा दो, तो इसको लाने, इसको रिट्रीव करने की इसमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। और ये सब अलग अलग फाइल स्ट्रक्चर में काम कर रहे होंगे, वो भी आपको कंटेंट में देखना है। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के फंक्शन, जैसे अब यहां पर वर्जन कंट्रोल करना है आपको, यहां पर चेंज मैनेजमेंट करना है, यहां पर चेंज ऑडिटिंग करनी है, यहां पर रिपोर्टिंग करनी है, वो सारे काम जो हम कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद ये सारे काम कर सके, वो भी यहां पर आपको करने हैं। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे ये सर्वर साइड है, ये क्लाइंट साइड है, यहां पर एक पब्लिशिंग सब सिस्टम भी है। वो क्या करेगा, यहां से कंटेंट उठाएगा, इसको उस तरीके से चेंज करेगा जैसे, मतलब इसका जो चेंज होगा वो यहां क्लाइंट साइड पे दिखाया जा सके। तो इसके लिए वो काम करता है टेम्पलेट पे, मतलब ये इसके लिए अलग अलग टेम्पलेट होते हैं। ये पब्लिशिंग सब सिस्टम इस डेटाबेस से चीजें उठा के आपको दिखाने के लिए टेम्पलेट्स का उपयोग करता है। तो हर एक जो टेम्पलेट होगा वो क्या करेगा, मतलब हर एक टेम्पलेट काम, ये कुछ नहीं, ये फंक्शन है, ओके। वो क्या करेगा, अलग अलग कंटेंट को दिखाने का काम करेगा। जैसे स्टैटिक एलिमेंट्स हो गए, अगर टेक्स्ट, ग्राफिक, मीडिया आपका स्क्रिप्ट है, तो उसमें तो कोई परिवर्तन चाहिए नहीं, वो तो उठा के आपको सीधा यहां पर दिखा देगा, यहां से उठा के। तो वो टेम्पलेट मान लीजिए टेम्पलेट 1 हो गया, ये आपका स्टैटिक एलिमेंट्स के लिए हो गया। ये जो आपका टेम्पलेट हो गया वो पब्लिकेशन सर्विस के लिए हो गया, यानी पहले कंटेंट को उठाएगा, उसको रीफॉर्मेट करेगा पहले, ताकि आपको दिखाया जा सके, और उसके बाद जो भी कन्वर्जन होगा और उसके हिसाब से वो नेविगेशन लिंक बनाएगा। एक्सटर्नल सर्विसेज, यानी कोई एक्सटर्नल डेटाबेस है या कंपनी का कोई बैक रूम है, बैक का कोई कंटेंट आपको दिखाना है, उसके लिए एक्सटर्नल सर्विसेज, ये भी इसमें होना चाहिए। वैसा टेम्पलेट भी होना चाहिए आपको।
तो जिस तरीके से कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर या नॉर्मल सॉफ्टवेयर में आप परिवर्तन करते हैं, तो चेंज मैनेजमेंट का तरीका यहां पर भी है। वेब एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में, वेबसाइट्स में, यहां पर भी चेंज मैनेजमेंट का तरीका है। अब अगर आप ये चेंज मैनेजमेंट लाना चाहते हैं तो कोड एंड गो जो वेब ऐप में होती है, वेब ऐप के डेवलपमेंट में कोड एंड गो की फिलॉसफी काम करती है। जैसे मैंने बताया, इंक्रीमेंटल तरीका है, फटाफट चीजें चेंज करते हैं और फटाफट आगे लेके आते हैं, उसको वेबसाइट पे डाल देते हैं। मतलब वेबसाइट तो पब्लिश हो ही रही है, पब्लिश्ड है ही, फटाफट चेंज करते हैं, आ जाते हैं। अच्छा, जो कन्वेंशनल चेंज का तरीका है, इस वेब ऐप के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो परिवर्तन करने के लिए क्या होगा, हमको हर एक चेंज को 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। 4 क्लास है, 1 2 3 4, लिख देता हूं, 1 2 3 4। अब ये 4 क्लासेस कौन सी है? पहली क्लास ये है कि जो आपने कोई प्रॉब्लम ठीक की है, कोई एरर को दूर किया है, ओके, और मान लीजिए कोई लोकल कंटेंट, वेब ऐप पे कोई लोकल कंटेंट है, उसको ठीक कर रहे हैं या फंक्शनैलिटी को ठीक कर रहे हैं, तो ये क्लास 1 होगा। तो जैसे ही आपका यहां पर आपने क्लासिफाई किया रिक्वेस्टेड चेंज को, आपने देखा कि यार ये तो कंटेंट जो लोकल है उसको ठीक करना है, यहां चेंज करेंगे और यहां पर आ जाएंगे। मैं भी यहां के आगे बाद में बताऊंगा, पहले आपको सारी क्लासेस बता दूं। एक क्लास तो ये हो गई। दूसरा क्लास का मतलब ये है कि ऐसे चेंज जो दूसरों पे भी इफेक्ट करेंगे। मैंने यहां चेंज किया तो इस पे इफेक्ट करेगा, इस पे इफेक्ट करेगा, नेक्स्ट किसी लिंक पे इफेक्ट करेगा, नेक्स्ट किसी पेज पे इफेक्ट करेगा। यानी कि जो ऐसा फंक्शन चेंज जो बाकी कंटेंट ऑब्जेक्ट पे या फंक्शनल कंपोनेंट पे भी चेंज करेगा। तो क्लास 2 पे आ गया। क्लास 2 में क्या करेंगे, देखिए क्लास 2 चेंज जब आपके पास आएगा ना, तो आप ये देखेंगे कि कौन कौन से आपके रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, और ये देखेंगे कि उस पर क्या परिवर्तन आ रहा है, और उसके बाद आप उस चेंजेस जो बाकी इसमें तो चेंज होगा ही होगा, बाकी जो रिलेटेड जो भी इससे कनेक्टेड है उनमें चेंज जो होगा वो किया जाएगा। ठीक है जी, वो अलग हो रहा है, चेंजेस वो अलग जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास 3 जो होगा, वो कंटेंट और फंक्शन हम आप चेंज करना चाहते हैं जो पूरे वेब ऐप पे फर्क पड़ने वाला है। यानी कि कोई फंक्शनैलिटी, मेजर फंक्शनैलिटी चेंज हो रही है, कोई एनहांसमेंट हो रहा है, कोई कंटेंट आप हटा रहे हैं, या ये समझ लीजिए कि कोई नेविगेशन, बहुत बड़े नेविगेशन पे चेंज हो रहा है। तो उस समय क्या करेंगे, अगर उस तरीके का चेंज आता है, इसको क्लास 3 चेंज कहेंगे। तो इसके लिए आपको बकायदा एक कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, रिटन डिस्क्रिप्शन, कि ये चेंज क्या होगा। ये सारे टीम के पास जाएगा रिव्यू करने के लिए, और उसके बाद इसको चेंज किया जाएगा। नहीं है तो आपको दोबारा इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हो पाया तो इसको मल्टीपल इवैल्यूएशन पे भेज सकते हैं, और अगर करना है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब क्लास 4 पे आते हैं। क्लास 4 पे आते हैं। क्लास 4 में होगा एक बहुत बड़ा ये डिजाइन चेंज है। ये डिजाइन चेंज है, इसमें पूरा का पूरा इंटरफेस चेंज करना है, या पूरा का पूरा नेविगेशन अप्रोच ही चेंज करना है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे। तो वो चीज जो एकदम यूजर एकदम पकड़ ले, एकदम यूजर को एकदम दिख जाए, ऐसे चेंज करने के लिए फिर क्लास 4 पे जाएंगे। यहां पर भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, सारे स्टेक होल्डर्स को भेजेंगे। यहां तो टीम मेंबर्स देख रहे हैं, या टीम मेंबर्स नहीं, यहां पर आपको यूजर को भी भेजना है। उसके बाद अगर ये ओके हो गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपको इसका फर्दर इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। अच्छा, ये चारों जो आते हैं वो यहां पर आते हैं। अब इस चेंजेस को किया जाएगा, और वो जो डिजाइन में हो या कंस्ट्रक्ट में हो उसको चेंज किया जाएगा, फिर टेस्टिंग होगी, और उसके बाद वो चेंज करके आप वेब ऐप को पब्लिश कर देंगे। तो ये बात हुई आपके SCM की। बहुत शुक्रिया।